झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान को लेकर एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मुश्किल 57 से 58 घंटे का समय बाकी है जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपका बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जो है वो हुआ और उससे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से उत्साहित करने का भी प्रयास किया गया। पहले चरण के मतदान में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जैसे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कैबिनेट मंत्री बैजनाथ राम सरीखे नेताओं की जो राजनीतिक किस्मत है वो भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब 13 तारीख के मतदान को लेकर चारों तरफ से जो मतदान कर्मी है और मतदान कराने में जो लोग शामिल हैं उन लोगों के जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, मतपेटियों को भेजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बिहार में 13 तारीख को उपचुनाव होने वाला है और आज प्रचार का दौर 11 नवंबर को खत्म हो गया और 23 नवंबर को मतगणना होने वाली है। इसके पहले बता दें कि सारी पार्टियां अपनी ताकत इस उपचुनाव में झोंक चुकी हैं, लेकिन आज प्रचार का दौर खत्म हो गया। 4 सीटों की बात करें तो बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, इन सीटों पे चुनाव हो रहा है और सारी पार्टियां अपनी ताकत झोंक चुकी हैं। इसमें एक नई पार्टी जो है जनसुराज, वो भी जोर शोर से लगी है, अपने आप को ऑप्शन बता रही है बिहार के लिए, वो नया विकल्प बता रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि 23 नवंबर को जो रिजल्ट आता है इस चुनाव का, तो क्या रिजल्ट आता है, क्या जनता नए विकल्प को चुनती है या फिर पुरानी पार्टियों के हिस्से वो सीट जाएगी जो 4 सीटें हैं जिसपे उपचुनाव हो रहा है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण और वहीं वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम चुका है। दोनों ही जगह 13 तारीख को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है और इसी के चलते अब जो जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में अब प्रियंका गांधी एक्टिव होंगी, क्योंकि लगातार वायनाड में वो बनी हुई थी, चुनाव प्रसार कर रही थी, बैक टू बैक रैलियां उनकी वहां पर हो रही थी। तो अब ऐसी जानकारी है कि महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए प्रियंका गांधी उतरेंगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी कमी छोड़ी जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी की दोनों ही राज्यों में काफी डिमांड बताई जा रही है। और ऐसी भी जानकारी है कि दोनों बहन भाइयों की जोड़ी जो है वो अब एक ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं वो दोनों प्रदेशों के अंदर की जाएंगी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले से ही मोर्चा संभाला हुआ है और अधिकतर ये जो चारों नाम है स्टार प्रचारकों की सूची में आते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि वायनाड से जो व्यवस्था प्रियंका गांधी की थी अब वो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगी, तो कितना माहौल बदल पाती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी बनासकांठा जिले की बाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। यह सीट गैनीबेन ठाकुर की वजह से खाली हुई थी। गैनीबेन ठाकुर लोकसभा चुनाव लड़कर संसद पहुंच गई और यहां पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में 2 प्रमुख उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से गुलाब सिंह राजपूत और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वरूप जी ठाकुर चुनावी मैदान में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनों से ही चुनौती मिलने लगी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता मावजी पटेल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ फार्म भरा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को अपने अस्तित्व की लड़ाई यहाँ पर लड़नी पड़ रही है। कांग्रेस की तरफ से गुलाब सिंह राजपूत चुनावी मैदान में है। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। दोनों राजनीतिक पार्टियों की कोशिश है कि इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा जाए, क्योंकि यह सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस चाहती है कि इस सीट को बरकरार रखा जाए। हालांकि इस सीट की हार जीत से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि यहाँ पर
किसका पलड़ा भारी रहेगा। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। असला तस्कर प्रिंस के मिले क्लू से ही यूपी एसटीएफ क्राइम ब्रांच को ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मेन शार्प शूटर शिव कुमार और उसके मददगार 4 लोगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। कबूलनामे में शिव कुमार ने बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में उसने संपर्क स्नैपचैट के जरिए साधा और लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में आया। अनमोल बिश्नोई और यासीन अख्तर और शुभम ने ही सुपारी दी थी बाबा सिद्दीकी की मौत के घाट उतारने के लिए। यासीन अख्तर ने ही लॉजिस्टिक, सिम कार्ड, मोबाइल से लेकर फाइल, फोटो और जहां बाबा सिद्दीकी रहता था उसकी भी लोकेशन यासीन अख्तर और शुभम ने शिव कुमार को दी थी। शिव कुमार के साथ 2 और लोग थे जिस वारदात को ये अंजाम दिए और 1 महीने तक उसकी रेकी करते रहे। रेकी करने के बाद बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया। जो 2 लोग पकड़े गए वो धर्मराज कश्यप और गुलमेर हैं। धर्मराज कश्यप वो है जो कि शिव कुमार के गांव यानी बहराइच का ही पड़ोस में रहने वाला कबाड़ का काम करता था और उसके बगल में ही शुभम लोनकर जो कि शिव कुमार का पड़ोसी है और उसी के संपर्क में आने के बाद इन दोनों ने मिलकर स्नैपचैट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो सदस्य यानी उनके भाई अनमोल बिश्नोई के करीब पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या शिव कुमार कोई और भी अन्य खुलासे करता है, क्योंकि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया तो महज इस पैसे रुपए और आर्थिक स्थिति को देखते हुए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ऐसे युवाओं को चिन्हित किया जिनके पीछे कोई भी क्राइम हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि शिव कुमार के पीछे यूपी एसटीएफ का तर्क है कि अभी उसके जो प्रोफाइल देखी जा रही है क्राइम हिस्ट्री नहीं पाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज नागपुर में कहा कि विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है। विश्व में चाहे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो या रूस और यूक्रेन का, कहीं ना कहीं विश्व युद्ध में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है और पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है एक शांति स्थापक के रूप में। तो कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन मधुर के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले साल दिल्ली के अस्पतालों में इन्फेक्शन और पैरासाइट से मरने वाले मरीजों की संख्या 21,000 है। ये रोग प्रदूषित पानी, मच्छर और गंदगी के कारण होते हैं। इसके अलावा कैंसर के मरीजों की मौत की संख्या में 12% का इजाफा हुआ और यही कारण है कि दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार से कहा है कि इस पर संज्ञान ले और झूठी बातों को जनता के सामने न परोसें। कैमरा पर्सन रमेश के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज हजीरा स्थित जेसी मिल में पहुंचकर मजदूरों से मुलाकात की। इस दौरान मजदूरों से मुलाकात के दौरान वहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री यानी कि क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां उन्होंने मानचित्र के द्वारा पूरे जेसी मिल को देखा और वहां मौजूद जो जेसी मिल के मजदूर थे जिनका लंबे समय से पैसा जो रुका हुआ है, उन मजदूरों का अब तक पैसा नहीं मिल पाया, जिसको लेकर वहां मौजूद कलेक्टर रुचिका चौहान के द्वारा भी उनका देनदारी का भी विवरण बताया। वहीं मौजूद मुख्यमंत्री के द्वारा सभी मजदूरों को आश्वस्त किया कि उनका जल्द ही जो देनदारी है उसको दिलाए जाने का कार्य किया जाएगा। जिस तरह से इससे पहले इंदौर के मजदूरों को भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि हमने उनकी देनदारी दिलाई है, इसी तरह से अब जेसी मिल के ग्वालियर के मजदूरों को भी जो उनका बकाया है उसको भी देनदारी दिलाने का कार्य किया जा रहा है। 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले कोई कारण से मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमने निर्णय किया कि हर हालत में हर एक मजदूर का पैसे का जो उनकी देनदारी है उसको चुकाने की हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। साथ ही उन्होंने जिस तरह से अभी हाल ही में ग्वालियर में कॉन्क्लेव आयोजित हुई थी, उसके माध्यम से जेसी मिल को किस तरह से अपडेट किया जाए, किस तरह से उद्योग का फिर से संचालन किया जाए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, इसकी भी योजना तैयार की जा रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।
वाराणसी के कैंट थाना पुलिस के अंतर्गत आने वाली नदेसर चौकी इंचार्ज के द्वारा विगत 5 माह पूर्व लूट की घटना का मामला अभी वाराणसी पुलिस के सामने अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि वहीं आज दूसरी तरफ वाराणसी कमिश्नरेट के सारनाथ पुलिस के द्वारा एक लूट की घटना फिर सामने आई है। आपको बता दूं कि सारनाथ थाना प्रभारी परमहंस गुप्ता अपने क्षेत्र के ही एक बिल्डिंग में पहुंच करके वहां जुआ चल रहे स्थान पे पहुंचे, जहां से वह 44 लाख रुपए लगभग लेकर के फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल एक्शन में आए तथा तत्काल थाना प्रभारी परमहंस गुप्ता को जहां निलंबित करते हुए जांच बिठाया, वहीं उनके साथ दिख रहे दूसरे शख्स की खोजबीन भी कर रही है। आपको बता दूं कि लगातार वाराणसी पुलिस जहां कमिश्नरेट के द्वारा सही कार्य किया जा रहा है, पुलिस को निरंतर सुधारने का प्रयास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी पुलिस अपने इस घटना से बाज नहीं आ रही तथा लगातार कोई न कोई आपराधिक घटनाओं में अब वाराणसी पुलिस भी लिप्त देखी जा रही है। अभी पिछले दिनों वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत लगभग 1 करोड़ की लूट हुई थी, जिसमें पूरी थाना को ही बर्खास्त कर दिया गया था तथा सभी बर्खास्त पुलिसकर्मी आज भी फरार हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंट थाना के अंतर्गत नदेसर चौकी इंचार्ज के द्वारा लूट में नदेसर चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वाराणसी पुलिस में सुधार दिखती नहीं दिखी। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। लखीमपुर खीरी में खाने पीने की चीजों में हो रही मिलावट को देखते हुए खाद्य विभाग सक्रिय हुआ है और खाद्य विभाग ने एक कार्रवाई की है। लखीमपुर खीरी के श्री राम चौराहे और संकटा देवी में पहुंचकर लखनऊ से चलकर फूड सेफ्टी वैन ने आज लखीमपुर पहुंची, जहां फूड इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंच करके करीब 24 सैंपल कलेक्ट किए हैं, जिसमें से 22 सैंपल जो हैं वो सही पाए गए हैं और 2 सैंपलों में मिलावट पाई गई है। मिलावट पाने वाले दुकानदारों को खाने पीने की चीजों में मिलावट ना करने की भी हिदायत दी गई है और आगे मिलावट ना करें दुकानदार, उसको लेकर साफ तौर से हिदायत दी गई है। लखीमपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में भारत शिक्षा 2024 का आगाज आज हो चुका है। ये एक्सपो में भारत शिक्षा एक्सपो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिल सके। जो 9 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने फ्यूचर के लिए कंफ्यूज रहते हैं, जिसके चलते जो तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पे लाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम बच्चे हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे उन लोगों को चीजें दिखाई जा रही हैं, इनोवेशन जो यहाँ पे बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, उसको दिखाया जा रहा है जिससे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिल सके। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा की जो नामी इंस्टीट्यूट है वो मौजूद है, उनके स्टॉल्स मौजूद है और यहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग भी की जा रही है, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिल सके और वो समझ सके उसे उनको किस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना है। राहुल ठाकुर, भारत एक्सप्रेस, ग्रेटर नोएडा। गोवा में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का इंतजार हर फिल्म प्रेमी और उससे जुड़े लोगों को होता है। इस बार ये फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगा और इस बार इसको बहुत शानदार बनाने की तैयारी है, यादगार बनाने की तैयारी है। इसके लिए जो है नेशनल मीडिया सेंटर पर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें जानकारी दी गई कि इसमें कई जो फिल्में हैं वो फीचर फिल्में दिखाई जाएगी, गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएगी। खास बात यह है कि इसकी उद्घाटन फिल्म जो है वो रणदीप हुडा द्वारा निर्देशित स्वातंत्र्य वीर सावरकर होगी फिल्म। और इसके साथ अगर बात करें कि इस साल का ट्रीटी जो देश होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया की बेटरमेंट जो है वो फिल्म दिखाई जाएगी उद्घाटन के वक्त। लेकिन खास बात ये है कि इस बार इसको यादगार बनाने के लिए, इस फिल्म फेस्टिवल को यादगार बनाने के लिए कई ऐसी हस्ती है, बॉलीवुड की ऐसी हस्ती है जो पहचान है बॉलीवुड की, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक शानदार इसको और बनाने के लिए खास बात यह है कि फिल्म स्टार्स जो है इस प्लेटफॉर्म पर जो फिल्म प्रेमी हैं उनसे मिल पाएंगे, मुलाकात कर पाएंगे। भविष्य में फिल्म का क्या भविष्य है और हमारे देश में कहानी किस तरह से कही जा सकती है और फिल्म मेकिंग और फिल्म मेकर्स के बीच की जो दूरी है उसको कैसे कम किया जाए और जो भविष्य है उसको जो है कैसे और सुगम बनाया जाए फिल्म मेकिंग को हमारे देश के लोगों। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा।